जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ दुनिया बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कह रही है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक क्रिप्टो ईटीएफ्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का सेंट्रल बैंक एक बार फिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर बैन जैसी सख्त पॉलिसी की तरफ झुकाव दिखा रहा है। आज सवाल है कि क्या भारत फ्यूचर को रोक रहा है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस को। रॉयटर्स के हाथ लगे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका मानना है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी सॉवरेनिटी और बैंकिंग सिस्टम के लिए एक रिस्क बन सकता है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये वार्निंग दी है कि जो ऑफशोर क्रिप्टो अकाउंट्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, सॉरी, उसके जरिए टैक्स इविजन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 3.9 करोड़ भारतीयों के पास क्रिप्टो एसेट्स है, लेकिन टैक्स कंप्लायंसेस जो है वो बहुत ही कम बताई गई हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी जो है उस रफ्तार से नहीं आ रही है। तो सवाल ये है कि बिटकॉइन का यहाँ पर सिर्फ बात नहीं है, सवाल है भारत की डिजिटल इकोनॉमी का। क्या क्रिप्टो इनोवेशन जो है ये इसको ये स्पेकुलेशन है या फिर ब्लॉकचेन का फ्यूचर प्राइवेट क्रिप्टो के बिना जो पॉसिबल है वो हो सकता है? क्या आरबीआई देश की इकोनॉमी को बचाना चाहता है या फिर जो वेब 3 रिवोल्यूशन है उसके पीछे हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब भारत डिजिटल रुपी को प्रमोट कर रहा है तो क्या प्राइवेट क्रिप्टो उसका कॉम्पिटिटर है या दोनों अलग अलग इकोसिस्टम है? दोस्तों, मैं हूं अमर जैदी और एक बार फिर से आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि क्रिप्टो पर भारत की जो सोच है वो दुनिया से अलग है, और इसका असर जो इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और जो देश की डिजिटल इकोनॉमी है उस पर कितना पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, और मेरे साथ एक बार फिर से चर्चा के लिए मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आरबीआई के जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है या फिर हम ये कहें कि ओवर कॉशियस हो रहा है भारत? देखिए, भारत के अंदर कंट्रोल्स रखा जा रहा है। अभी 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस इसके लिए आया था क्योंकि अमेरिका ने सबको लोन दे दिया। मतलब किसी की सिबिल चेक नहीं की, किसी की क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं की। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस आ गया था। अब उस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस को अमेरिका ने सब्स्यूम कर लिया अपने डेट के अंदर। इसके लिए हम बच चुके। अब देखिए, भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। भारत के अंदर एक तरह से आपको मालूम है, विश्व भर से भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए लोग एक तरह से तैयार बैठे हैं। और आज भी देखिए, भारत के अंदर कम से कम 12.7 करोड़ एक्टिव क्रिप्टो यूजर्स है। अभी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अराउंड 2.1 बिलियन डॉलर्स है, और एक्टिव जो अकाउंट्स है इसके अंदर वो बताते हैं अराउंड 3.9 करोड़ का। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्रिप्टो जो चल रहा है, इसको जो नए लोग हैं, जैसे फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 35, वो एक तरह से वहां पर बहुत ज्यादा एक तरह से वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है। लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि क्या क्रिप्टो में हमको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां तक आ गया था कि क्रिप्टो में एसआईपी भी आ गई थी, एथीरियम, सोलानो, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर क्रिप्टो के लिए एक तरह से आरबीआई ने पहले भी एक तरह से इसको चेतावनी दी थी, पर बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर आया था। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने आरबीआई को क्रिटिसाइज किया कि देश के अंदर आप देखिए कि क्रिप्टो मार्केट को एक तरह से आप किल कर रहे हो। देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, फैमिली ऑफिसर्स रख के रखते हैं, एचएनआईज हैं, वो भी एक दिन में कम से कम आप बता देता हूं कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 50 लाख रुपए तक चले गया था इन्वेस्टर का। और ये बताया जाता है कि भारत के अंदर 340 बिलियन डॉलर्स का एक तरह से क्रिप्टो सेटलमेंट हुआ है। अब भारत के अंदर देखिए, क्रिप्टो के अंदर इनकम टैक्स तो डायरेक्टली बोलता है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा ऑन ऑल द कैपिटल गेन्स। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर आपने जो भी कैपिटल गेन्स किया उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, और 1% टीडीएस लगेगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। जिसके कारण आप ये देखिए कि भारत के अंदर टैक्स इवेशन करना मुश्किल हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे इनकम टैक्स ने भी बोला है कि जो प्राइवेट एक्सचेंजेस है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस में नहीं आती है।
अभी उन्होंने बताया कि 6,45,000 यूजर्स है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 25% लोग जो है उन्होंने अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। अब आरबीआई को टैक्स एविशन भी एक तरह से फाइट करना है, कैपिटल फ्लाइट और वो भी फाइट करना है, तो इसके लिए भी जरूरी था। अंबर जी आप ये भी देखिए, आप वो एक थर्ड वाला स्लाइड बताइए जिसमें अभी 17 जून 2026 को बेंगलोर के अंदर एक इनकम टैक्स ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की थी 5 क्रिप्टो करेंसी पेमेंट कंपनी में, जिसमें 2500 करोड़ ये लोग बाहर भेज रहे थे। आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह से डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक तरह से प्रमोट कर रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप नेक्स्ट स्लाइड बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग है ये एक तरह से सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ हवाला है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो जनरली लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से गुड्स मंगाते हैं, उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज का जो इनवॉइस वैल्यू होता है उसी के द्वारा वो पेमेंट करते हैं। बाकी जो भी पेमेंट वो चाइना करते हैं वो ये हवाला नेटवर्क, जो क्रिप्टो हवाला नेटवर्क है, उसको यूज किया जाता है। वो भी बहुत जरूरी है। आरबीआई को इसको भी एक तरह से कर्टेल करने की जरूरत थी। इसके लिए आरबीआई ने अभी बोल दिया है कि आप इसको बंद करिए। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी आया है कि कैसे ये क्रिप्टो करेंसी एक तरह से हवाला नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। अमर जी ऐसा हो गया है कि जो आपने सुना होगा डिजिटल फ्रॉड होता है, म्यूल अकाउंट्स होता है, सबके अंदर से पैसा लेके ये कॉमन अकाउंट में, क्रिप्टो अकाउंट में भेज देते हैं और फिर इसको फॉरेन करेंसी में भी एक तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। तो जी। ये एक तरह से डिजिटल स्कैम, डिजिटल फ्रॉड, मॉनिटरी सॉवरेनिटी, कैपिटल फ्लाइट रोकने के लिए किया गया है। अंबर जी सबसे जी। बड़ी बात है कि भारत क्या रेगुलेटेड क्रिप्टो, जैसे भारत का सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी को प्रमोट करना चाहता है। आरबीआई वो करना चाहता है जिसमें हमारी फिस्कल सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है। हमें क्यों जरूरत है कि हम अमेरिका का स्टेबल कॉइन यूज करें। अभी देखिए इंडिया के अंदर जो फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के अंदर स्टेबल कॉइन की जो मांग है वो बढ़ चुकी है, प्रीमियम में चल रहा है 8%। और अभी यहां तक लोग बता रहे हैं कि ये जो स्टेबल कॉइन के थ्रू है वहां से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, और वो रेमिटेंसेस कम से कम 50,000 करोड़ है। वो भी टैक्स अथॉरिटीज के अंदर एक तरह से नजर से बच के जा रहे हैं। अंबर जी ये एक तरह से यूज होता है हवाला नेटवर्क के लिए। फॉरेन करेंसी डोनेशंस ऐसे जो हमने क्रब कर रहे हैं एफसीआरए का, ये एक नया मेथड है जिसके थ्रू जो फंड्स है वो भारत में आ रहे हैं और भारत के अंदर यूज किया जा रहा है फॉर एंटी नेशनल। बिल्कुल। अब उमेश जी एक बात बताइए, इसी बात से ब्लॉकचेन और जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अलग अलग क्यों देखना जरूरी है क्या, और साथ ही जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो अनसर्टेनिटी की वजह से जो है इंडिया को कहीं ना कहीं इस वजह से छोड़ रहे हैं? देखिए स्टार्टअप पॉलिसी तो ऐसी है कि ट्रम्प की, आपको मालूम है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसने पाकिस्तान के अंदर जाके वहां पर क्रिप्टो माइनिंग चालू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं, वो एक यूज हो रहा है एज फॉर टेरर फाइनेंसिंग। इनफैक्ट ट्रम्प ने खुद ही अपना रिलीज किया है कि उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग से 1.4 बिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं। अम्बर जी ये दिखाता है कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये अनरेगुलेटेड है, ये आपकी सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर सकता है, आपके आगे जाके आपके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम किसी भी एक स्टेबल कॉइन को यूज करने का बढ़ावा नहीं दे सकते जिससे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़े। देखिए इनफैक्ट भारत अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री गए हैं वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने बता दिया है कि हम अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ओएनडीसी है, आधार है, यूपीआई है, उसका ग्लोबल अडॉप्शन करना चाहते हैं, जिसके कारण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होगा तो हमारा जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा विश्व में। तो एक तरह से देश के अंदर टेररिस्ट फंडिंग, जो कन्वर्जन एक्टिविटीज है, जो एक तरह से हमारे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस होती है, वो सारे एक्टिविटीज को बंद करके हम एक तरह से रेगुलेटेड जो क्रिप्टो है, हमारा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी,
उसके ऊपर आरबीआई ध्यान देना चाहता है और इसको बढ़ाना भी चाहता है। देखिए, देश के अंदर कैश भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि कैश भी एक तरह से बहुत मात्रा में, मेरे ख्याल से अराउंड 42 लाख करोड़ जो है कैश इन सर्कुलेशन हो चुका है। आरबीआई चाहता है वो भी कम हो, और एक तरह से इसके लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपी को वो बढ़ावा देना चाहता है। लेकिन आप ये बताइए कि जो करोड़ों इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या होगा फिर? देखिए, करोड़ों इंडियन इन्वेस्टर्स को तो डिक्लेयर कर देना चाहिए अपने टैक्स रिटर्न्स में, 30% टैक्स भर दीजिए या नुकसान बुक कर दीजिए। आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की कमी नहीं है। आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जाके वहां पर अनऑथराइज जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जैसे कॉइन डीसीएक्स और बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है जो चाइना से चलते हैं, बिनांस देखिए चाइना से चलता है, उन सारे एक्सचेंजेस में आपको क्यों इन्वेस्ट करने की जरूरत है? ना तो इंडियन गवर्नमेंट अगर उनको कोई क्वेश्चनर भेजेगी, ना वो रिप्लाई करेंगे, ना वहां से डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो एक तरह से ये कन्वीनियंट वे है टैक्स इवेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग का और कैपिटल फ्लाइट का। और ये जो ट्रेड एडजस्टमेंट चलते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड हवाला नेटवर्क है, इन प्लेन हाइंडसाइट मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि अभी देखिए, बाहर से अगर समझ लीजिए 1 करोड़ का कंसाइनमेंट होता है, तो यहाँ पर ट्रेडर क्या है, 50 लाख रुपए जो है वो उसी की, वो उतना ही पैसा जो है बैंकिंग चैनल से भेजेगा। 50 लाख वो जो है वो यूज करेगा ये सोफिस्टिकेटेड हवाला नेटवर्क, जिसके अंदर क्रिप्टो के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। और यहाँ के जो ऑपरेटर्स है जो पेमेंट करेंगे वो जनरली होता है सिंगापुर के अंदर, आप ये भी देख लीजिए। और आपको ये भी मालूम है कि कितने सारे जो हमारे लोग हैं, दे आर गेटिंग स्कैम्ड बाय डिजिटल स्कैमर्स। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है। और ये जितने भी म्यूल अकाउंट्स है, उधर से पैसा एक तरह से बाद में ट्रांसफर होता है क्रिप्टो अकाउंट में, और क्रिप्टो अकाउंट से फॉरेन करेंसी के अंदर चेंज करके एक तरह से देश की जनता को लूटा जाता है। तो आरबीआई देश की जनता को बचाना चाहती है। देश के अंदर जो स्कैम्स चल रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल स्कैम्स और ये आइडेंटिटी फ्रॉड, उसको भी बंद करना चाहती है। तो इसमें मैं एक ही सवाल पूछता हूं, इसमें गलत क्या कर रही है सरकार? सरकार देश का जो यूपीआई है वो बढ़ा रही है, डिजिटल रुपी को बढ़ा रही है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस को बढ़ा रही है, और जो ड्रग कार्टेल्स है, सोफिस्टिकेटेड हवाला नेटवर्क्स है, तकलीफ उनको आने वाली है। और ये जो स्टार्टअप जो बोलते हैं हम अपना स्टार्टअप से, आपको मालूम है क्रिकेट के अंदर बेटिंग चल रही थी, ड्रीम 11 ये सब रख के, और उनको प्रमोट कौन कर रहे थे? हमारे ये बॉलीवुड स्टार्स, उसमें भी लोग अपने पैसे खो रहे थे। क्या ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को आप स्टार्टअप्स बोलेंगे? मैं तो नहीं मानता। अच्छा, एक बात बताइए महेश जी, अगर बैन आता है तो जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं उनका क्या फ्यूचर होगा? देखिए, बैन तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, और इनको एक एमनेस्टी दे देना चाहिए कि आपने जो गेन किया 30% टैक्स भरो, और जिन्होंने नुकसान किया उनको एक तरह से छोड़ दो। वो जरूरी है, क्योंकि इसमें सरकार की भी गलती है। ग्रे जोन रेगुलेशन में चल रहा था, कोई इंटरप्रिटेशन बरोबर नहीं था। और इसमें लोग जो हैं फिनेंशियली दे आर नॉट सो वेल इन्फॉर्म्ड कि करें नहीं करें। अब बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है उस समय बोल रहे थे कि क्रिप्टो में करना चाहिए, ये जो बिटकॉइंस है, एथेरियम है, फिर बाद में सोलानो है, एक्सआरपी है, ये सब कॉइन्स के नाम है। मैंने तो कभी इन्वेस्ट किया नहीं, बट जो मुझे समझ में आया है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और मैंने हमेशा प्राइवेट क्रिप्टो के अगेंस्ट ही बोला है, क्योंकि ये दिस इज अ टूल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज अ टूल फॉर फाइनेंसिंग इलीगल नेशनल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज अगेंस्ट द नेशन। जी, एक बात बताइए महेश जी, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, यूरोप जो है वो फ्रेमवर्क बना रहा है, सिंगापुर रेगुलेटेड मॉडल फॉलो कर रहा है। क्या भारत को बैन के बजाय रेगुलेटेड इकोसिस्टम बनाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कंप्लीट बैन जो है वो बेहतर होगा? पहले क्या आप अपनी जनता को एक तरह से अलाउ करेंगे कि वो स्कैम्स में फंसे, फिर सरकार जो है उसके ऊपर कार्य करे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार चाहती नहीं है कि आप एक तरह से स्कैम के अंदर फंसो। सरकार चाहती नहीं है कि देश का पैसा, जो हमारी जनता का पैसा है, डिजिटल स्कैमर्स के पास जाए।
सरकार नहीं चाहती कि आपका पैसा जो प्राइवेट, जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट एक्सचेंजेस में लगे, जो चाइना से ऑपरेट हो रहे हैं। और आपको मालूम है ये चाइनीज लेंडर्स ने क्या किया, पहले आपको लोन दिए थे चाइनीज एप्स ने, फिर आपके फोन बुक में उन्होंने सारे जो फोन नंबर्स है उनके पास चले जाते थे। फिर अगर आप पैसे नहीं देते थे तो वो आपके रिलेटिव्स को वहां पर फोन करके उनको बोलते थे, उनको गालियां देते थे और उनको बताते थे कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपकी प्राइवेसी जा रही है, आपकी जो भी पूरी डिटेल्स जो जा रही है वो सब जा रही है। कैन यू बिलीव दिस चाइनीज एप्स? मैं तो बिलीव नहीं करता हूं। मैं तो इसके लिए जो भी अगर क्रिप्टो का सपोर्ट करता है, मेरा ये एक ही चीज है, भले ये स्टेटमेंट लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो एंटी नेशनल है। अपने फायदे के लिए, कुछ फायदों के लिए, देश के करोड़ों जनता के जो, देखिए हमारे देश में जो जनता है ना वो इन्फॉर्म नहीं है, अभी थोड़ा बहुत वो जागृत हुई है, अभी उनको समझ में आया हुआ है डिजिटल फ्रॉड क्या होता है। आज भी आप किसी के भी पास चले जाइए जो 20-25 साल के लोग हैं, वो अगर पूछेंगे कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, मेरे को पूछते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें क्या, आप सोचिए, मैंने यही देखा है। फिर उनको मैं समझाता हूँ, नहीं भाई साहब, आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो आप 6 महीने का पैसा जो है पहले बैंक में रखिए इमरजेंसी पैसे के लिए। सेकेंड, मैं उनको बोलता हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए और उसके अंदर भी उसका क्लॉसेस देखिए, अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है वो डिक्लेयर करिए। थर्ड, आप जाके अगर पैसा होता है तो आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए। फिर बाद में उसके अंदर भी ड्यूरेशन जो है 5 साल का रखिए, जब जाके आपको टेंजेबल रिटर्न्स मिलेगा। फिर मैं उनको ये समझाता हूँ, क्रिप्टो से अलग ही रहने को बोलता हूँ, और मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि फिजिकल गोल्ड लीजिए, देखिए, और ईटीएफ गोल्ड से बचिए। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये सब चीज मैं, ये सब चीज अगर मैं बोल रहा हूँ तो आरबीआई कितना कंसर्न होगा, इनकम टैक्स कितना कंसर्न होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितना कंसर्न होगा। और देखिए अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रिसेंटली न्यूज है, 2,500 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग जो चैनल चल रहा था वहां पर पकड़ा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और बिल्कुल, और ये जो पैसा होता है ना, ये जो पैसा है ये डिजिटल स्कैमिंग करके निकाला है, यहाँ पर भी एक पैरेलल नेटवर्क चल रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ एक पुराना सवाल जरूर आता है, क्या उसे अपनाया जाए, रेगुलेट किया जाए या फिर रोक दिया जाए। आरबीआई की जो चिंता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर है, मॉनेटरी कंट्रोल और सिस्टमेटिक रिस्क को लेकर। टैक्स डिपार्टमेंट की चिंता है कंप्लायंसेस और इवेजन को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ एक तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम है जो कहता है कि इनोवेशन को लेकर क्लियर जो है वो रूल्स होने चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं। अब हम ये बात याद रखने की है हमारे लिए कि ये बात जरूरी है कि किसी भी अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ड्यूटेस केस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात रखना जरूरी होगा कि जो आरबीआई की चिंता है वो पूरी तरह से जायज है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि किसी नेशन वाइड क्रिप्टो पे बैन कहीं पे भी किसी भी देश में नहीं है। रीटर्स की जो रिपोर्ट है वो इंटरनल पॉलिसी डिस्कशन और जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर आधारित है। अंतिम निर्णय जो है वो सरकार की पॉलिसी प्रोसेस के बाद ही सामने आएगा। असली चुनौती जो है वो बिटकॉइन को हराना या बनाना नहीं है। असली चुनौती है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जहां इनोवेशन की को भी आगे ले जाया जाए, इन्वेस्टर्स भी सुरक्षित रहें और देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी मजबूत रहे। दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और डिजिटल दुनिया में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिसी भी फ्यूचर लिखती है। और भारत क्रिप्टो को कैसे हैंडल करता है उससे सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी का अगला चैप्टर जो है वो तय होगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे बहुत